Hello students, welcome to the discussion of JEE mains paper which was held on 20th of July evening shift, second shift में जो हुआ था, आज हम वो वाला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, let us start the paper discussion. All right students, the first question based on 3D geometry. You have been given two lines and the question says these two lines are coplanar. दो लाइंस कोप्लेनर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, दो लाइंस कोप्लेनर हैं और फिर वो हमसे ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, करेक्ट ऑप्शन से वो चेक कर रहा है, चेक करवाना चाह रहा है। तो अगर दो लाइंस कोप्लेनर होती हैं क्या करते हैं भाई हम लोग, एक ही प्लेन में, लेट्स से ये प्लेन है, लेट्स से दिस जो आपको स्क्रीन दिख रही है एक प्लेन है और इसमें दो लाइंस हैं। तो हम इन दो लाइन से तीन वेक्टर्स निकालेंगे, वो तीनों वेक्टर्स भी कोप्लेनर होंगे। तो उन वेक्टर्स के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा, बेसिकली दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, उसको हम जीरो कर देंगे, राइट। तो हमें उसके लिए एक मिल जाएगी, एक वेक्टर मिल जाएगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा, एक वेक्टर मिल जाएगा जो दूसरी लाइन के पैरेलल होगा। और अगर हमें दोनों लाइंस पर एक एक पॉइंट पता चल जाए, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो ए बी को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा। सो बेसिकली आई विल बी गेटिंग थ्री वेक्टर्स, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर्स, और ये तीनों वेक्टर्स भी कोप्लेनर होंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। अब उसको करने के लिए हमें इन लाइंस को पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, सिमेट्रिक फॉर्म में। चलिए देखते हैं हम सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए पहली लाइन क्या है, x इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस वन। तो अगर आप सिर्फ इन दोनों से चेक करो तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस वन लिख सकते हैं, x प्लस वन, राइट, अपॉन ए, x प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू जो होगी वो y के बराबर हो जाएगी। और सिमिलरली जैसे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो z माइनस वन अपॉन ए भी y के बराबर हो जाएगा। So that's how we have converted our first line similarly into symmetric form, ठीक है। Similarly second line को भी हम symmetric form में convert कर सकते हैं। x plus 2 upon 3 is equals to y and bz minus 2 से minus 2 कट जाएगा, upon 3 is equals to y. So you can look at this here, x plus 2 upon 3 equals to y and z upon bz था तो वो b से डिवाइड कर दिया। You know how to write a symmetric form of a line, x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c. This is the symmetrical form of a straight line. क्या रिप्रेजेंट करता है इधर x1 y1 z1, जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, a b c are the drs of a vector parallel to that line, ठीक है। तो हमें पहली लाइन के drs पता चल गए a1a, दूसरी लाइन के drs, पैरेलल वेक्टर के drs 3 1 3 by b, and we know a point on the first line is minus 1 comma 0 comma 1, minus 1 comma 0 comma 1, and on the other line is minus 2 comma 0 comma 0, minus 2 comma 0 comma 0। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए कि अगर हमें इधर एक पॉइंट पता है और इधर एक पॉइंट पता है, इन दोनों को ज्वाइन करके हम तीसरा वेक्टर निकाल लेंगे। वही चीज हमने यहाँ पर करी है, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने ये तीसरा वेक्टर निकाल लिया। तो व्हाट विल बी दिस थर्ड वेक्टर, व्हाट विल बी दिस थर्ड वेक्टर बेटा, you'll subtract this and this minus this, minus 2 minus 1 minus 1, 0 0 and minus 1। तो इन तीनों वेक्टर से कौन कौन से, एक इसके पैरेलल, एक इसके पैरेलल, और इनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट जो होगा कोफिशिएंट जीरो कर देंगे बिकॉज दे आर कोप्लेनर। तो जैसे ही हमने डिटर्मिनेंट को जीरो किया है ना, आई होप आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है जस्ट एंड सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ही आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करते, फाइनली यू विल सी दैट our equation is coming out to be independent of A and you are getting the value of B as 1. If we are getting the value of B as 1 and it is independent of A, that means A can be any real value except 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो भाई उसके जो DRs होंगे, अब ऑप्शंस भी अगर आप चेक करेंगे, here it is given AB is not equal to 0, that means A can't be 0 and B can't be 0. So we will be rejecting that case. A belongs to all real except 0, and then you can mark your option, and if you see the option, correct option will come out to be option number 1, correct. That is what we have written. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना। लाइंस को पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद
उन दोनों लाइन से 3 वेक्टर्स हम निकाल लेते हैं और उनको कोप्लेनर कर देते हैं, ठीक है। Right. Now the next question. This was based on a complex number. Basically complex number का ही मैं concept कहूँगा. Integration तो एक इसका छोटा सा हिस्सा था. Just question को extend करने के लिए उन्होंने बनाने के लिए mix करने के लिए ऐसा कर दिया. Right. So question क्या कह रहा है? If the real part of a given complex number power में -1 है is 1/5. Theta belongs to 0 to pi. So basically what we have to do? We have to find the real part of this complex number. We have to equate it to 1/5. We will get the value of theta. We will be getting some value of theta. For that value of theta, when we'll get theta, we'll integrate this function and we'll find the value of that integral. That is the concept what we have to solve. So, जब हम ये complex number देख रहे हैं, तो this is 1 upon 1 minus cos theta plus 2 iota sin theta, right? So to find the real part of it, we will be rationalizing it. We will be multiplying and dividing by its conjugate. So its conjugate will be 1 minus cos theta minus 2 iota sin theta divided by 1 minus cos theta minus 2 iota sin theta. Correct? So what we'll be getting in the denominator is 1 minus cos theta whole square plus 4 sin square theta and 1 minus cos theta minus 2 iota sin theta, and we want its real part. Question is saying you have to take the real part. So real part will be 1 minus cos theta upon this whole expression, right? Let us check. This was z. We have rationalized it. मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ, है ना। अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, क्या मैं बच्चों इसको, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, क्या मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा? 1 कैंसिल हो जाए ऐसा फॉर्मूला लगा सकता हूं. आई विल राइट cos थीटा एज 1 minus 2 sin square theta by 2. So this will become 2 sin square theta by 2 minus sin theta is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. तो 4 iota sin theta by 2 into cos theta by 2 whole divided by, ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर बचेगा, तो इट विल बी 4 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाय 2 प्लस 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. दिस इज द रियल पार्ट. दिस इज द real part of the complex number. This is the real part of the complex number, and this real part is equals to 1/5. That is what we have done here. Then what we can do, you can take 2 sin theta by 2 common from here. You can take 4 sin square theta by 2 common from here, right? So you will reach till this step. आप आराम से लेके देखिए, 2 sin theta by 2 लेंगे, नीचे से 4 sin square theta by 2 लिया था, तो वो एक sin theta by 2 कैंसिल हो गया, 2 से नीचे 4 था वो कैंसिल हो जाएगा and you will get an expression like this. So basically, just a second. No, this is not a real part. This is the complete numerator. We have taken common from this part also. This is the complete complex number. Now we will be writing the real part of it. So the real part of this complex number will come out to be sin theta by 2 upon this expression, right? This आ जाएगा. So sin theta by 2 से sin theta by 2 भी cancel हो गया, and in the question this is given to be 1/5. So sin square theta by 2 plus 4 cos square theta by 2, आपने जैसे इसको 1/5 के इक्वेट किया, so this comes out to be 5/2. You can write sin square theta by 2 as 1 minus cos square theta by 2. So you will get the value of cos square theta by 2 as 1/2. So if cos square theta by 2 is 1/2, you know the general solution. If cos square x is equals to cos square alpha, then x is equals to n pi plus minus alpha. This is the general solution of this trigonometric equation. That is what we have written here. Cos square theta by 2 equals to 1/2. That is 1 by root 2 ka whole square. 1 by root 2 you can write as cos square pi by 4. So theta by 2 is n pi plus minus pi by 4. From here you will get theta as 2n pi plus minus pi by 2. Now in the question you have been given the range of theta as 0 to pi. You have to consider only that value of theta which lies in 0 to pi. So the value of theta which rise in 0 to pi is pi by 2 only. You put n as 0, you'll get plus minus pi by 2. You put n as 1, you'll get 2 pi plus pi by 2 and 2 pi minus pi by 2, which are all
outside the range. Only one value we are getting, that is pi by 2. So as soon as we get the value of theta as pi by 2, we have to find the value of this integral. Now it's a very simple question. now है ना, अब इतना कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन करेंगे, हो भी जाता है. सो अब जैसे हमने कैलकुलेशन किया 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, which comes out to be minus cos theta from 0 to pi by 2, and the final value comes out to be 1. So we'll mark the option 1 where it is written in option number 4. So that will be the correct option. ठीक है बच्चों, very good. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वेक्टर्स का है, वैसे तो वेक्टर्स का भी मान सकते हैं, नहीं तो एसओटी में प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ABC, ओके, इन ट्राइंगल ABC let us draw a triangle ABC. BC side is 3. Let's say this is A vertex, this is B vertex, this is C vertex. CA side is 5 and BA side is 7. Okay. Then the projection of the vector BA का projection on BC. तो भाई इसका projection on the BC का मतलब होता है, अगर मैं A से perpendicular drop करूं तो I have to find this length. If this angle is theta, then this length is nothing but 7 cos theta. कंपोनेंट ही तो है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट कर देना. cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम एक ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos b की वैल्यू निकाल सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos b? a square plus c square, that is 9 plus 49 minus 25 upon 2 times of a into c. That's it, which we have to calculate it. You'll get the value of cos theta, put it here, 7 into cos theta. When you'll solve 7 into cos theta, when you'll solve, you'll get the answer as 11 by 2. It's a very simple question. मुझे उम्मीद है अगर आपने पेपर दिया था तो आपने ज़रूर क्वेश्चन किया होगा, राइट. और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, उनसे भी ये क्वेश्चन पक्का से होना चाहिए. सो 11 by 2 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 1. सो ऑप्शन 1 फॉर दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रोबेबिलिटी, आउट एंड आउट टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स का क्वेश्चन है. आप इसके फॉर्मूले ज़रूर से देखिएगा. जब 3 इवेंट्स होते हैं, इनको हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी करते हैं. और अगर आपको फॉर्मूला याद है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं जनरलाइज एडिशन थ्योरम, 2 इवेंट्स की जनरलाइज एडिशन थ्योरम क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. 3 इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C जब हम करते हैं, the formula becomes probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. That is the formula. If you remember the formula, you can proceed by formula in this question. Let us read the question first. ध्यान से क्वेश्चन करते टाइम डेटा ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है या लिख लेना है रफ कॉपी में. अंडरलाइन तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन होता है, तो लिख लेना है. जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें लगती हैं सबको नोट डाउन करना है, राइट. A, B, C, B 3 events such that probability that exactly one of A and B occurs. Exactly one of A and B occurs. So exactly one of A and B occurs का मतलब होगा बेटा probability of A plus probability of B minus 2 times probability of A intersection B. आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहते हैं, अगर मैं 2 इवेंट्स लेकर आपको वेन डायग्राम से समझाऊं, ये A है, ये B है. नाउ एग्जैक्टली वन ऑफ A और B occurs. या तो ये वाला या ये वाला, इन दोनों को मिलाकर जो प्रोबेबिलिटी है. तो जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B किया बेटा, तो ये जो बीच वाला रीजन है, जैसे हम इंटरसेक्शन का कहते हैं, 2 बार ऐड हुआ. ये A की प्रोबेबिलिटी में भी ऐड हुआ और B की प्रोबेबिलिटी में भी ऐड हुआ. मुझे एग्जैक्टली वन ऑफ A और B निकालना था, इसलिए उसे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना था. सो दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 1 minus K. सिमिलरली एग्जैक्टली वन ऑफ B and C occurs is given to be 1 minus 2K.
ऐसे ही फॉर्मूला उसका बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड सिमिलरली फॉर सी एंड ए. सो यू कैन सी दैट we'll get these three formulas. इसी को ये यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया. ये तीन चीजें हमें ऑलरेडी पता है. अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी, 2 यहाँ आएगा, वो 2 कॉमन लेके हटा देते हैं. सो आई विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन से. ए इज ए 2 3 4 माइनस 4k प्लस 3 और 2 कॉमन लेके हटा दिया था तो माइनस 4k प्लस 3/2. दैट्स इट. अभी तक सिर्फ हमने इस वेन डायग्राम से 3 इक्वेशंस बनाई, उन तीनों को ऐड किया. फिर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी अकरिंग साइमल्टेनियसली, तीनों इवेंट्स एक साथ अकर कर रहे हैं, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है. देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, जब हम एटलीस्ट की बात करते हैं मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी. क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, वो ही फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज दिस होल इक्वेशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि हमें क्वेश्चन में के स्क्वायर दे रखा है. तो जैसे ही हमने -4k प्लस 3/2 में ऐड किया तो वील गेट ए यूनियन बी यूनियन सी. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकरिंग. जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3/2, दिस इज बिकमिंग, इफ वी कन्वर्ट इट इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 कॉमन k minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2. नाउ यू नो दैट k can't be 0. if k is 0, तो exactly one of the events occurring, exactly k 0 तो ये दे रखा है, ये देखो where is k 0 से 1 है ना, k exactly 0 तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब this is a positive number. 0 से बड़ा नंबर है, 1 भी नहीं हो सकता है, k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, तो 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा, तो this is always greater than half. This is always greater than half, written in option number 1. क्लियर है बच्चों? क्लियर है, समझ में आया सबको? तो हम बेसिकली फॉर्मूले अगर हमें अच्छे से याद है, जनरलाइज एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स, देन वी कैन इजीली प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन. अ बिट कैलकुलेटिव, थोड़ा सा रिमाइंड होना चाहिए हमको कि यार अच्छा ये दे रखा है, ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी है और फिर आगे बढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये है बच्चों बेसिकली आप सोच सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का, बाइनोमियल थ्योरम का है ना, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. शायद मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है बाइनोमियल थ्योरम, तो आपने इसको ज़रूर कहीं ना कहीं किया होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी जो है टेस्ट में, जेईई मेंस में, जितने भी अभी पेपर हुए हैं, कहीं ना कहीं 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, सो इट्स नॉट अ वेरी अनकॉमन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. For the natural numbers mn are what? Natural numbers. अगर 1 minus y की पावर m into 1 plus y की पावर n को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, so we get an equation something like this. अगर a1 and a2, a1 is coefficient of y and a2 is coefficient of y square, दोनों की वैल्यू 10 है. So not a big deal. If you expand 1 minus y raised to the power m, what you will get बेटा? mc0 माइनस mc1 इंटू वाई प्लस mc2 इंटू वाई स्क्वायर. देखिए बेटा, आगे की टर्म्स लिखने का मेरा कोई मतलब नहीं है. आई विल नॉट राइट द टर्म्स बिकॉज मैक्सिमम जो मुझे डिग्री चाहिए, a2 जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सो मैक्सिमम पावर मुझे वाई स्क्वायर तक जानी है, तो आगे के टर्म्स मेरे इसमें काम नहीं आएंगे. एंड व्हेन यू विल एक्सपैंड दिस, यू विल गेट nc0 प्लस nc1y प्लस nc2y square, and tuk there are so many terms, but you don't require those terms, right? So now सबसे पहले हम कोशिश करते हैं बच्चों, let us find a1. What is a1? a1 is coefficient of y. How will you get the coefficient of y? If you multiply this constant term with this term, अगर mc0 बेटा इससे multiply होगा तो you will get one term which contains y. So it will be nc1,
and when this gets multiplied by this constant term, mc1 into y, when gets multiplied by the constant term, then you'll get another coefficient which will be minus mc1. That is n minus m is given to be 10. Correct है? We'll get one equation. Then for the coefficient of y square, a2 है ना, coefficient of y square कैसे कैसे मिलेगा जरा ध्यान से सोचें. mc नॉट को y square से मल्टीप्लाई कर दें तो you will get nc2, you will get nc2. Then you multiply this term by the constant term, तो plus mc2, and one more term you will get. जब आप इस y को इस y वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो this into this again you will get y square, so it will be minus m into n, and this is also given to be 10. So basically we are getting two equations in m and n. With these two equations we will be solving the values of m and n, and then we will get our desired result which is being asked in a question. So let us see. This is the normal process which I have told you. Now nc2 is n into n minus 1 by 2, mc2 is m into m minus 1 by 2, minus mn is this. So basically जब हम इसको solve कर रहे हैं बच्चों, we are getting m square plus n square and something like this. हमें क्योंकि n minus m पता था तो मैंने इस perfect square को n minus m का whole square बना लिया, तो it will become n minus m whole square minus n plus m equals to 20. From here we will get the value of n plus m as 80. Now we are n minus m is 10 and n plus m as 80. We will solve these two equations and get the value of m and n as 35 and 45. So question was asking the value of m plus n. So when you will add 35 and 45, we will get the answer as 80, which is written in option number 4. ठीक है बच्चों, I hope आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, और नहीं तो अब आपके जरूर समझ में आया होगा. ट्राई करेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल्स का क्वेश्चन. बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था. क्वेश्चन पढ़ते हैं. चलिए पहले, R1 and R2 are the radii of the largest and smallest circles respectively which pass through a point this. हमसे क्वेश्चन में कह रहा है there is a circle which is passing through this point and it is having a largest and the smallest radius, और उन सर्कल का हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल. एक सर्कल दे रखा है, ये लो भाई, एक सर्कल दे रखा है. ये वाला सर्कल है जिसका की सेंटर में मान लेता हूं C है. I'll assume, अरे क्या हो गया, सेंटर है C. ठीक है, एंड द सेंटर इज -1, -2. ठीक है. अच्छा, now we have to find a circle which pass through a point. Let's say a point P is given and that point P is -4, 1. ठीक है, having the smallest radius and the largest radius. तो आप जानते हैं भाई smallest radius और largest radius मतलब इस P point का, अब वो जो सर्कल है उसका सेंटर जो है वो इसकी सर्कमफ्रेंस पर है. So the smallest radius, this is the -4, -1 से वो पास कर रहा है और उसका सेंटर यहाँ पर है. तो स्मॉलेस्ट तब होगा जब वो डायमेट्रिकल लाइन हो जाती है. डू यू रिमेंबर, अलोंग द कॉमन डायमीटर जो होगी उन सर्कल्स की, उसके अलोंग ही स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट रेडियस आएगा. मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट मानूं तो ये ए पॉइंट उस सर्कल से सबसे नजदीक जब होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट रेडियस, और अगर मैं इसको बी मानता हूं तो बी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द maximum distance या the maximum radius of the circle which can be possible. ठीक है, so that is the basic concept behind this. I hope ये आपको concept जो है याद आया होगा. ठीक है, so what will be the center of the smallest circle? What will be the center of the smallest circle? That will be R1 is the largest and R2 is the smallest. हाँ, तो R2 बेटा कितना हो जाएगा? It will be C times P minus C times P minus the radius of this circle, radius of a given circle. Can we find the radius of a given circle? Yes, we know the formula, root over g square plus f square, 1 plus 4 plus 4. That is coming out to be 3 minus 3. Cp minus r, or you can say let's say minus 3. ठीक है, Cp कितना होगा बेटा? This minus the 3 का square 9, 9, 9, 18, तो 3 root 2. 3 root 2 minus 3.
3 root 2 minus 3 is the smallest radius and the largest radius will be of course CP plus R. Center से P का distance plus radius if we add, so it will become 3 root 2 plus 3. Then we have to find the value of R1 by R2. R1 by R2 you have to divide and then rationalize. So हमने R1 by R2 किया बेटा, तो R1 था 3 root 2 plus 3 और वो था 3 root 2 minus 3. ठीक है, so we will be just rationalizing it. Basically we are doing this ना, root 2 plus 1 upon root 2 minus 1 multiply and divide by root 2 plus 1, you will get square ऊपर करेंगे तो 3 plus 2 root 2 upon 1 हो जाएगा. 3 plus 2 root 2 is what we are getting. एंड क्वेश्चन में ये दे ही रखा है कि a प्लस बी रूट 2 के बराबर है, तो हमारा आंसर क्योंकि 3 प्लस 2 रूट 2 आ रहा है, कंपेयर करेंगे a3 b2 आ जाएगा. a3 एंड b2 वी हैव बीन आस्क्ड a प्लस b, सो a प्लस b कम्स आउट टू बी 5. ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है. किसी भी पॉइंट का सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस और किसी भी पॉइंट का सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. तो सेंटर से ज्वाइन करते हैं, हमेशा इस सेंटर डायमीट्रिकल लाइन जो होती है उसके अलॉन्ग लाई करता है. दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड P से जो डायमीट्रिकल ऑपोजिट एंड है इज द मैक्सिमम डिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट ITF formula based on an identity, very important formula. I hope आपने अच्छे से याद किया है. tan inverse x plus tan inverse y is what? tan inverse x plus y upon 1 minus xy. अच्छा भैया, ये फॉर्मूला कुछ कंडीशंस के साथ आता है कि x और y पॉजिटिव है and x into y is less than 1. x into y is less than 1. अगर x into y 1 से ज़्यादा होता है तो पाई प्लस करके tan inverse का फॉर्मूला लगता है. So that is how we will be trying to simplify this question. What we have been given, you have to find the value of tan of this whole thing. So 2 tan inverse 3 by 5 means tan inverse 3 by 5 plus tan inverse 3 by 5 plus, now sine inverse, this is a positive input. We know that if we put a positive input in sine inverse, the value of this is an angle, the value of this angle will be between 0 to pi by 2, that is in first quadrant. And if it is in first quadrant, I can directly convert it into tan inverse. 5, 12, 13 का right angle triangle बनता है, so the tan inverse value will be 5 by 12, right? Let us combine these two values. X is 3 by 5, y is 3 by 5, x into y, both are positive and x into y is less than 1. You can directly apply this formula and simplify it. जैसे आप formula लगा के simplify करेंगे, you will reach till this tan inverse x plus y, it will become 15 by 8 plus tan inverse, that is what I have written here, sorry, this tan inverse 5 by 12. Now we have to apply the formula in tan inverse 15 by 8 plus tan inverse 5 by 12. Again, if you will check x into y is again less than 1, directly we will apply the formula tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Simple calculations, just do the calculations, you will reach till 220 upon 21. And what we have to find? We have to find the value of tan inverse this. I hope you remember the property tan inverse x. If inverse is written inside tan, then this is always x for all x belongs to real values. तो कोई झंझट ही नहीं भाई, ये tan inverse 220 by 21 आया, so it will directly become 220 by 21. That will be your answer. 220 by 21, ये रहा fourth option. Correct? That is the final answer. Next, जैसा कि हमेशा आपको बोलते हैं जेई मेंस के जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं विच आर नॉट इन एडवांस, स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंस इन सेट्स एंड रिलेशन, इनसे 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं जनरली पेपर्स के अंदर. तो ये भी एक पेपर था स्टैटिस्टिक्स बेस्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है मीन एंड वेरिएंस. डायरेक्टली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा, ऑफ अ डेटा विच हैज बीन गिवन. मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है और 2 ऑब्जर्वेशंस छुपा रखे हैं. प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चंस करते हैं जेई मेंस के, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 4-5 बार जरूर मिल जाएगा. ऐसे आपने ज़रूर प्रैक्टिस करे होंगे. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? डायरेक्टली वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीन. हाउ टू गेट द मीन? सम ऑफ ऑल द डेटा 7 plus 10 plus 15 plus a plus b divided by 1 2 3 4 5.
and this is given to be 10. This is given to be 10. So 6 data hai, 7, 10. Oh, sorry, I missed 11 here. Sorry, I have missed 11 here also. You add 11 also, divided by 6. You will get the value of a plus b. A plus b comes out to be 17. Equation number 1. Then the formula of variance. What's the formula of variance? Sigma x I square upon n minus x bar square is the formula of वेरिएंस. स्टैंडर्ड डिविएशन इसी का स्क्वायर रूट होता है. सो हमने सारे डेटा का स्क्वायर करके ऐड किया, डिवाइडेड बाय 6 माइनस मीन ऑलरेडी गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 20/3. सो व्हेन यू कैलकुलेट, यू डू द कैलकुलेशन, स्क्वायर करो स्क्वायर करो स्क्वायर करो स्क्वायर करो, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशंस, you will get a square plus b square as 145. So 1 we are getting a plus b as 17 and a square plus b square as 45. So a and b जो पेयर्स आएंगे 8,9 और 9,8 ऐसा आ जाएगा, 9,8 और 8,9, एंड बेसिकली दे आर आस्किंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ a minus b, mod of a minus b. So mod of a minus b, whether you take 9 or 8 or 8 or 9, डिफरेंस करके mod लगाओगे तो 1 ही आंसर आएगा. 1 is written in option 4, so that becomes the correct option. ठीक है बच्चों. चलिए नेक्स्ट, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लॉग का यार, सीधा सीधा लॉग का और थोड़ा सा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एपी तो हमें आते ही है यार, एपी में तो कॉन्फिडेंस रहता है खूब बढ़िया. सो सिंपल सा क्वेश्चन है. कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है? लॉग ऑफ एक्स बेस ए की पावर n लिखा हुआ है. सो वट एवर द पावर ऑफ बेस इज, वी विल राइट इट एज 1/n इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस ए. करेक्ट है? That's how we will proceed in this question also. The sum of first 21 terms of this series, इस series की पहली 21 terms का sum 504, 504 x पॉजिटिव दिया है, तो x कितना है, that is what we have to do. 9 की पावर हाफ, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/4. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अगर हम पावर्स को नीचे उतारेंगे तो 1/1/2 is 2, 1/1/3 is 3, 1/1/4 is 4, 2, 3, 4, log x base 9 कॉमन आया, and you get a series 2 plus 3 plus 4 up till 21 terms. That's it. 2, 3 जैसे मैं कह रहा था, और 21 terms है, 2, 3, 4 चल रहा है. AP तो 21st term will be 22. log x base 9 common ले लिया, and sum of the first 21 terms of this AP, right? That is n/2 into first term plus last term. Simple, calculated. This is coming out to be 252, and the sum is given out to be 504. So 252, 2 is 504, log x base 9 is 2, so x comes out to be 9 ka square. When you will remove log 9 square, so answer comes out to be simply and value 81. 81 is written in option 1, so that will be our correct option. ठीक है बच्चों, बिल्कुल करने लायक क्वेश्चन. उधर ऐसे क्वेश्चंस टेस्ट में मिलते हैं, एग्जाम में मिलते हैं, तो माइंड बूस्टअप, हमारा मोटिवेशन बूस्टअप होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चंस तो हम सबसे पहले सट कर लेंगे. एटलीस्ट ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करेंगे, टाइम भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमसे पेपर हो रहा है. ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कैलकुलेटिव भी हैं. इंटीजर टाइप वाले सेक्शन में जैसे ही हम आएंगे सेक्शन बी में, तो थोड़ी सी टफनेस आपको ज़्यादा लगेगी, थोड़ा कैलकुलेशन अमन को ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें चॉइसेस आती हैं कि हमें 10 में से 5 चॉइस करना है. तो ये बट ऑब्वियस है कि वो थोड़ा सा तो टफ क्वेश्चन फिर उस सेक्शन में देगा ही देगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now in a right angle triangle, एक right angle triangle है, the smallest angle be theta. Okay, another angle will become 90 minus theta. If a triangle is formed by taking the reciprocal of its sides, ये जो triangle है, इसी triangle की sides का reciprocal लेते हैं अगर अपन, तो एक और triangle मिलता है और वो भी right angled होता है. तो हमें sin थीटा की वैल्यू बतानी है कि इसमें से क्या होगी. ठीक है, सो देखिए बेटा, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ABC ट्राइंगल. थीटा हमें दे रखा है स्मॉलेस्ट एंगल था, और हम ये जानते हैं कि द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड. दैट मीन्स ए इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए इज द स्मॉलेस्ट साइड, एंड ऑफ कोर्स सी विल बी द लार्जेस्ट साइड. सी विल बी द इट्स हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी द लार्जेस्ट साइड. अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, applying a Pythagoras theorem, we'll get an equation this: c square is equals to a square plus b square. Now according to the question,
according to the question, if we take the reciprocal of the sides, that is 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c. Now keep that in mind. जैसे ही रेसिप्रोकल किया, अगर a ABC में स्मॉलेस्ट था तो 1 अपॉन a लार्जेस्ट हो जाएगा बेटा. जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी. सो नाउ 1 अपॉन a will become the largest side and the triangle formed is again a right angle triangle. Now in a right angle triangle, if 1 by a is the largest side, then it has to be the hypotenuse. You're getting it? Now in a new triangle, this will become 1 by a will become the hypotenuse, this will be 1 by b and this will be 1 by c. Again applying the Pythagoras theorem, I'll write 1 by a square equals to 1 by b square plus 1 by c square. Now I have obtained two equations. I will try to simplify it. कैसे? इधर मैंने LCM लिया बच्चों, b square c square क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b square c square by a square is equals to b square plus c square, right? Now I am using sine rule. I hope you know the sine rule in a triangle. A upon sine A is equals to b upon sine B is equals to c upon sine C is equals to 2r. What is this r? It is the circumradius of that triangle, of the circle which is circumscribing the triangle. I hope that you know that. So we are basically applying the sine rule in this. I am replacing a with 2r sin A, b with 2r sin B and c with 2r sin C. ठीक है? A is 2r sin A. Now A, this angle was theta. B is 2r sin B. B angle is 90 minus theta. So sin 90 minus theta will become cos theta. And C is 2r sin B. C is 2r sin C, sorry. 2r sin C है ये, 2r sin C. C angle is 90 degree, so it becomes 2r only. So putting the values of A, B and C, यहाँ से जो आई in this equation, B square that is 4r square sin square theta, 4r square cos square theta is C square. C square is 4r square and A square is 4r square cos square theta. 4r square cos square theta, 4r square upon 4r square sin square theta, B square plus C square. सारी values जो अपन ने यहाँ पे लिखी वो सब रख दिया. R square gets cancelled. You just get a equation in sin square and cos square theta. I have written cos square theta as 1 minus sin square theta and I have assumed sin square theta to be x. So we'll get a quadratic equation in x. 1 minus x is equals to x minus x square plus x. Correct hai? So x square minus 3x minus 1 equals to 0 and so on. So when you simplify it, you will get the value of x or sin square theta is this. Now from here, how will you get the value of sin theta? Sin theta, of course, we will take the positive value because it's a right angle triangle. So theta has to be an acute angle. It is root over 3 minus root 5 by 2. If we multiply and divide by 2 inside the square root, it is 6 minus 2 root 5 by 4, which is nothing but a perfect square of root 5 minus 1 by 2. It is a perfect square of root 5 minus 1 by 2. So square root of root 5 minus 1 by 2 is root 5 minus 1 by 2, which is written here. And question may we have been asked the value of sin theta only. So the value of sin theta root 5 minus 1 by 2 is written in option 2. Solution में 2 लिखा है. That will be our correct answer. Correct? तो थोड़ा सा अच्छा, मैं तो अच्छा मानूंगा, बढ़िया अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया, अच्छा सा लॉजिक है, ये कंसेप्ट अपने को सोचने का है. एंड देन वी विल हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली. फिर साइन रूल भी लग गया, कैलकुलेशंस भी जो है थोड़ा सा इसमें अच्छी साइड पर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. Okay students, now the next question, functions का question है. You have been given a function which is defined from all real to all real. डोमेन में से अल्फा बाय 6 हटा रखा है. समझ में आता है क्यों हटा रखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है 6x माइनस अल्फा, तो x अल्फा बाय 6 नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच f of fx is x. f of fx is x. अगर बच्चों f of fx या किसी भी दो फंक्शंस का कॉम्पोजिट x होता है, दैट मीन्स दोस टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. इसका मतलब हमें इससे समझ में आता है कि fx एंड f इनवर्स x आर सेम. fx एंड f इनवर्स x आर सेम डोमेन में. तो व्हाट विल वी डू, वी विल बी फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, विल राइट y is equals to 5x plus 3 upon 6x minus alpha
cross multiply and get the value of x in terms of y. 6xy minus y alpha is equals to 5x plus 3. ठीक है, so what will be the value of x from here? It will be y plus 3 upon 6y minus 5. Correct है क्या? And this is nothing but f inverse of x. We'll replace y with x, or we can write f inverse x is x plus 3 upon 6x minus 5, and this function must be same as this function. So these two functions, if they are same, but obvious सी बात है अगर आप कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या, y अल्फा था ना, y अल्फा अल्फा लगा लेते हैं वहाँ है ना, we'll put अल्फा there, ये अल्फा भी था ना बेटा, सो अल्फा, बट ऑब्वियसली बात है जैसे कंपेयर करेंगे अल्फा हैज़ टू बी 5, अल्फा 5 होगा तो ये सेम हो जाएंगे दोनों, ठीक है. सो दैट्स इट, ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे ज़्यादा, अल्फा 5, दैट्स इट, सेकंड ऑप्शन. ठीक है, ये सोल्यूशन में भी है, आपको दिख जाएगा, इफ़ यू वांट आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, हाँ भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वापस से कोऑर्डिनेट पे आते हैं. लेट p be a variable point on a parabola y equals to 4x square plus 1. 4y equals to 4x square अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और ओरिजिन से एक यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है. वर्टेक्स इसका लाइक दिस, दिस इज द पैराबोला. p इस पे वेरिएबल पॉइंट है. देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट p जो इस पे घूम रहा है उसके उस पॉइंट का, और foot of perpendicular drawn from P on the line y equals to x. Let's say this is the line y is equals to x. तो अगर P पॉइंट जो इस पर एक मूविंग पॉइंट था, लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो इनके मिड पॉइंट का, लेट्स से दिस इज पॉइंट Q. नाउ दिस Q पॉइंट इज ऑन y equals to x. तो I can assume the coordinates as c comma c, variable point on parabola x comma y, and let's say this is R point. तो R is the midpoint of P and Q, जिसका लोकस निकालना है. I'll assume the coordinates as h, k, right? All right, let us proceed. What we'll do, the first thing what we'll do is the slope of PQ. Of course, it is perpendicular to y equals to x. So the slope of PQ line will be equals to -1. The slope of PQ line is equals to -1. तो y minus c upon x minus c is equals to -1. y minus c upon x minus c, और you can say that okay, it's okay, k minus c upon h, और k में जितना ज़्यादा डील करें ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि h और k में ही बेसिकली फाइनल इक्वेशन डालनी है. तो k minus c upon h minus c is -1. From here we'll get the value of c as h plus k by 2, right? अच्छा, r point is the midpoint, so it will be x plus c by 2 and y plus c by 2. Now we have obtained the value of c. ये समझ में आ गया ना कैसे, just cross multiply ना, k minus c is equals to c minus h, so c will come out to be h plus k by 2. So from here I am putting the value of c, so x by 2 plus c by 2, तो x by 2 plus h by 4 plus k by 4, y by 2 plus h by 4 plus k by 4, that is the coordinates of r point, right? अच्छा, r का x कोऑर्डिनेट h था, तो हमें पता है h कोऑर्डिनेट इज x by 2 plus h by 4 plus k by 4. क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों? x by 2 will come out to be h minus h by 4, 3h by 4 minus k by 4, 2 से मल्टीप्लाई तो 3h by 2 minus k by 2, and similarly y will be 3k by 2 minus 3k by 2 minus h by 2, correct है ना. So from this x and y we know that the point x comma y is moving on a parabola whose equation is y is equals to 4x square plus 1. So we have to do nothing now, we have to put the value of x and y here so that we get an equation in terms of x and y. 3k minus h by 2 is equals to 4 times 3h minus k by 2 whole square plus 1, and then just simplify it, 4 cancel and just simplify it. We'll get ऑप्शन नंबर 3 एज योर करेक्ट ऑप्शन. वो ऑप्शन मैच कराना है, हमें सेट करना है, एडजस्ट करके चेक करना है, और हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही ऑप्शन तक आ जाएगा. ठीक है बच्चों, सो क्या क्या किया अपन ने, पी क्यू का मिड पॉइंट आर था जो एच कॉमा के था, एक स्लोप से इक्वेशन बनाई, एक मिड पॉइंट वाले से इक्वेशन बनाई,
x और y को h और k की टर्म्स में निकाल के इक्वेशन में रख दिया। कौन सी इक्वेशन में? पैराबोला की इक्वेशन में। चलिए नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, सबसे पहले एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n को क्या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये जो n है इसको भाई साहब बाहर कुदा सकते हैं यदि n एक इंटीजर क्वांटिटी होता है तो। करेक्ट है। ये प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तो ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये तो एक इंटीजर ही होगा। तो क्या मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को बाहर लिख सकता हूं? अगर मैं बाहर लाके लिखूंगा तो क्या वो एक्सप्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन x बन जाएगा बच्चों, जिसका हमें माइनस π/2 से π/2 में इंटीग्रेशन करना रहेगा। और एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ minus x is -1 and 0, -1 if x is not an integer and 0 if x is an integer number. So I'll apply king property in this. I'll apply the king property in this. King property, king, or you can say that you can replace x with this plus this minus x, which is minus x. This is integral I. So the new integral that you'll get is minus π/2 to π/2 greatest integer of minus x plus greatest integer of sin x dx. And then after applying this, I'll add both the integrals. Greatest integer x plus greatest integer minus x will become -1. Greatest integer of sin x plus greatest integer minus x is again -1. So -1 plus -1 is -2. -1 plus -1, you can see that it is becoming -2. Minus π/2 से π/2, this is 2i. This is 2i is π/2 plus π/2 is pi. So the value of I is coming out to be minus pi. The value of I is coming out to be minus pi, which is written in option number 4. तो fourth option for this becomes the correct option. डायरेक्ट इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके ऐड करो, और कुछ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं, इनकी हेल्प से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अ मिक्स्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स दिखाने के लिए, डराने के लिए थोड़ा सा दे रखा है, बाकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। हमें बोला है y satisfies this differential equation. This means determinant of a where a is a matrix, x is given to be positive. एक initial condition भी दे रखी है, y of pi is equals to pi plus 2. That means we can find an exact equation. We will be using this to find the कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसके लिए हम यूज करेंगे। एंड फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y of pi/2. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो डिटर्मिनेंट, लेट अस एक्सपैंड इट अलोंग कॉलम 1. सो y टाइम्स दिस इनटू दिस इज -1/x, 0 से खत्म हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स this and this gone, sin x plus 1, sin x plus 1. This is the value of determinant of a. So basically dy by dx, what will be our equation? Dy by dx is mod of a minus y by x plus 2 times of sin x plus 2. क्या आप easily देख सकते हैं कि ये एक linear differential equation है? If I take y by x on the other side, I will be finding the integrating factor. You can see that this becomes the differential equation. Dy by dx equals to y by x, dy by dx equals to, minus y by x, here it should be minus, here it should be plus. Integrating factor is e raised to power 1 by x dx, which becomes e raised to power log x. E raised to power log x is nothing but x. Now yx is equals to 2 sin x plus 2 को x से multiply करेंगे, so what you will get, 2x का इंटीग्रेशन will become x square, और 2x sin x को by part से हम इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ रही बात? 2 कॉमन आ जाएगा, x sin x का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x इंटू इसका इंटीग्रल माइनस cos x माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम sin x। मैंने लिख दिया भाई इंटीग्रेट करके, है ना, जैसे अपन करते थे। सो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है,
and then we will be using what? The initial condition which has been given. At x equals to pi, the value of y is pi plus 2. At x equals to pi, the value of y pi plus 2. If you use in this, you will get the value of constant as 0. So our equation becomes, just c ko hata dijiye, and now put x as pi by 2. We'll get the value of y as pi by 2 plus pi by 2 plus 4 by pi. Pi by 2, pi by 2 plus 4 by pi. Option number 4. ठीक है बच्चों? So that will be the correct option. Simply we have to find mod a, that's a determinant of a, put it in the equation, differential equation, we'll get a differential equation. Format देखा, linear differential equation, integrating factor, that's it. इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन भी टफ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, आपसे पक्का होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन. इनिशियल कंडीशन रखिए, कांस्टेंट आ जाएगा, फंक्शन बन गया या इक्वेशन बन गई. डिफरेंस इक्वेशन बनने के बाद x को पाई बाय 2 रख दिया, y की वैल्यू तक पहुंच गए. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया कंसेप्ट्स के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन. Sum of all the local minimum values, sum of all the local minimum values of a twice differentiable function defined from R to R, you can see that it's a cubic polynomial. So basically, if we want to find the local minima, so we need to reach till the function first. So for reaching till the function, I will be differentiating it. It's twice differentiable. I can find f dash x also. F dash x will become 3x square minus 6x minus 6x minus 3 by 2 f double dash of 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. And f double dash x, again if I differentiate it 6x minus 6, I'll get the double derivative as 6x minus 6. You can see it here. अच्छा, अब मुझे दिख रहा है f डबल डैश 2, तो अगर मैं इसमें x को 2 रख देता हूं तो क्या f डबल डैश 2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास 6 आ जाएगी, और अगर x को 1 रख देता हूं तो f डबल डैश 1 की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी. f डबल डैश 1 0 हो गया, f डबल डैश 2 की वैल्यू मेरे पास 6 हो गई, तो क्या फंक्शन f(x) मेरे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, f डबल डैश 2 इज व्हाट, f डबल डैश 2 इज 6, तो 2 3 जा 6 माइनस 9x, क्या ये मेरा फंक्शन बन जाएगा बच्चों, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9. करेक्ट है क्या? आई विल गेट माई फंक्शन समथिंग लाइक दिस. ठीक है, कहाँ गया भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर minus 9x. This will be my function, and what I have to do, I have to find the sum of all local minimum values. I have to find the sum of all local minimum values. Local minimum values means local minima पे derivative तो 0 होगा. If I find f dash x, what will I get, 3x square minus 6x minus 9. So if I take 3 common, I will get x square minus 2x minus 3, or I will get as 3 times x minus 3 into x plus 1, right? If को 0 करूँगा तो I'll get the points as minus 1 and 3 where derivative is 0. Now it's a cubic function. Origin से पास कर रहा है. फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव माइनस 1 पे 0 हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम अगर इसका डेरिवेटिव माइनस 1 पे 0 हो रहा है और सेकंड टाइम इसका 3 पे 0 हो रहा है, सो ऑफ कोर्स आई नो दैट बिकॉज द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो आई एम गेटिंग अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 3. आई कैन सी फ्रॉम द ग्राफ आई एम गेटिंग अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 3. सो क्वेश्चन में व्हाट वी हैव टू फाइंड, सम ऑफ ऑल local minimum values of a twice differentiable function. हाँ तो ठीक है, that means I have to put x equals to 3 in the function. एक ही आ रहा है भाई, एक ही पॉइंट आ रहा है, ज़्यादा आता तो जितने आते हैं उन सबसे फंक्शंस की ऐड कर देता. एक ही पॉइंट आ रहा है तो 3 रखकर f of 3 की वैल्यू I have to calculate. So on putting x equals to 3 in the function, I'll get my answer as minus 27. ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है. डिफ्रेंशिएट किया, f डबल डैश 2 निकाला, f डबल डैश 1 निकाला, इनको हमने ओरिजिनल इक्वेशन में रख दिया. तो जैसे हमने ओरिजिनल इक्वेशन रखा, हमें डायरेक्टली
आप चाहें तो ये सब स्टेप्स स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फंक्शन तक पहुंच जाएंगे। हम डायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डायरेक्टली जैसे फंक्शन पे पहुंचे, फिर हमें लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके ग्राफ थोड़ा सा रीड कर लिया, पता पड़ गया x=3 पे ही सिर्फ लोकल मिनिमा था, तो हम 3 रख देंगे। दैट इटसेल्फ विल गिव अस द वैल्यू ऑफ f(3) विच इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना, क्योंकि और तो कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा था। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, we have to find the value of k for which the following system of linear equation has infinite many solutions. For an infinite many solutions, what we have to do? We have to put d is equals to 0. d जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से बनने वाला, क्रैमर्स रूल में हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स में, 0 होना ही चाहिए, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। दैट्स इट। हमने डिटर्मिनेंट बनाया बच्चों, कोफिशिएंट से 0 कर दिया, k = -5। अच्छा, इसके साथ साथ d1 d2 d3 भी 0 होना चाहिए, है ना, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। बट इस केस में हमें सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम सेव करना है बच्चों, टाइम सेव करना है। d का तो 0 होना ही चाहिए, d को 0 करके वी आर गेटिंग ओनली 1 वैल्यू ऑफ k, और वो भी ऑप्शन में लिखी गई है, तो वो तो आंसर होगा ही होगा। इसका मतलब 2-3 आ रही होती, अगर क्यूबिक आती, क्वाड्रेटिक आती, 2 आती, तो हम चेक करते कि क्या इस k पर d1 d2 d3 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें तो वो भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आई विल गेट माय आंसर एज -5। सिंपल क्वेश्चन, टाइम सेविंग। जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करना होता है, कंसेप्ट दिमाग में घुमा के फटाफट कैलकुलेशंस करनी होती है करेक्टली, और आंसर मार्क कर देना होता है। ठीक है बच्चों, ये भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने वाले क्वेश्चंस में से एक था। अगेन जेई मेंस टॉपिक का बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अलग स्टाइल से इस बार पूछा गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग से। कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स हैं? इफ 3 + 3 = 7, इसको अगर ऐसे समझते हैं, इसको अगर मैं P बोलता हूं बच्चों, और इसको अगर मैं Q बोलता हूं, इफ देन का क्या मतलब होता है बेटा? इम्प्लीकेशन। इफ देन का मतलब होता है इम्प्लीकेशन। P कैसा है? फॉल्स। 3 + 3 = 7 एंड 4 + 3 = 8, ये भी फॉल्स। P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है। इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल अपन को याद है, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स होता है, अगर पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स होता है तो ही फॉल्स आता है। यहाँ पर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो इसका मतलब A कैसा स्टेटमेंट हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। 5 + 3 = 8, ट्रू है क्या? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन द अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट कैसा है? फॉल्स। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तो हम इस पे लिख लेंगे कि ये फॉल्स है। बी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सी क्या है? इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, देन, तो क्या ए एंड बी दोनों ट्रू है? क्या ये वाला स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स हो गया? ये फॉल्स हो गया। देन 5 + 6 = 17, ये भी फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। तो क्या आंसर आना चाहिए बच्चों हमारा? क्या आंसर आना चाहिए? कौन कौन से ट्रू आए? ए इज ट्रू एंड सी इज ट्रू, देन बी इज फॉल्स। डायरेक्टली ट्रू टेबल से हम चेक कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से पूछा गया है भाई क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा यूनिक वे है आस्किंग का, बट सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ए एंड सी आर ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो फर्स्ट ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। ट्रूथ टेबल से लॉजिकली ध्यान से बस लैंग्वेज को समझना है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18th। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना, मतलब अच्छा लगा मेरे को, बढ़िया था। मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्शन चेकिंग से कर लिया, तो थोड़ा सा फास्ट हो गया ये क्वेश्चन। आई हैव बीन गिवन अ फंक्शन, सबसे पहले -π/2 से π/2 जी ऑफ टी है, इंटीग्रल हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब t कांस्टेंट है भाई। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर तक तो t कांस्टेंट ही है, और fx हमें फंक्शन ये दे रखा है। अच्छा, जैसे ही हम -π/2 से π/2 लिमिट देखते हैं, तो हम अपनी किंग प्रॉपर्टी जो होती है x को -x रिप्लेस करके आगे प्रोसीड करेंगे। इस फंक्शन में अगर मैं आपको x को -x रखूं, या आपने ज़रूर इवन और नॉट फंक्शंस अगर फंक्शंस करा है, तो ये फंक्शन तो आपने देखा ही होगा बच्चों, तो ये आता है log बेस e -x + √x² + 1। अगर आप fx और f ऑफ -x फंक्शन को ऐड करते हैं, तो log ऑफ m + log ऑफ n करेंगे, log m × n करेंगे, तो log 1 बनेगा जो 0 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है बच्चों? ऑड फंक्शन है,
ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगर ऑप्शन में देखें आप g ऑफ 1 निकालना है, g ऑफ 0 निकालना है। अगर मैं आपसे g ऑफ 1 निकालने को बोलूं, मतलब t को हमें रख देना है, t को हमें रख देना है 1 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। नाउ आई विल रिप्लेस x विद माइनस एक्स, सो g ऑफ 1 विल कम आउट टू बी माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 cos पाई बाय 4 plus f of minus x dx. Now I know that f of minus x from here, f of minus x from here is minus fx. So I'll change this equation to minus pi by 2 pi by 2 cos of pi by 4 minus fx dx. This is equation number 2. This is equation number 1. I'll add both these equations. If I'll add both these equations, what I'll get? 2 times g of i. अभी के लिए आप सोल्यूशन मत देखिए, 2 टाइम्स g ऑफ i नहीं सॉरी g ऑफ 1 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, क्या लिखा भाई पहली इक्वेशन में? पहली इक्वेशन में लिखा था बच्चों cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a माइनस b इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो बेटा वो साइन a साइन b वाला कट जाएगा, 2 cos a cos b बचेगा, 2 cos a cos b, that is cos fx dx will remain. I'll cancel this 2 with 2. G of 1 is coming out to be cos pi by 4 is 1 by root 2 times minus pi by 2 pi by 2 cos of fx dx. And this, if you observe it clearly, is nothing but g of 0. If you put t as 0, this gets finished. If you put g as 0, and it becomes cos of fx, so this is nothing but g of 0. So root 2 g of 1 is coming out to be g of 0. So basically हर ऑप्शन में g of 1 g of 0 तो निकालना था, तो मैंने g of 1 से स्टार्ट किया और जैसे जैसे सिंप्लीफाई किया मुझे ऑप्शन दिख गया। ऐसे आप करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द वे by which I have solved this one. So option number 4th is the correct option, ठीक है। सोल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है, मैंने और इलैबोरेट कर दिया उसको अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, अगेन 3D का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 3D का। आप देख सकते हैं वेक्टर 3D से रिलेटेड है ना, काफी सारे क्वेश्चंस जो है आजकल ये पूछते हैं। So next is consider the line given by an equation. You have been given an equation of a line. Let Q be the mirror image of a point with respect to a line. एक लाइन है, एक पॉइंट है 2, 3, -1, 2, 3, -1 की मिरर इमेज है। लेट से ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है, ये Q पॉइंट है। Let a plane be such that it passes through Q. एक प्लेन है जो Q से पास करता है and line is perpendicular to P. ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अरे यार तो भाई अगर प्लेन Q से पास करता है, ऐसे सोचिए ऐसे, और लाइन के परपेंडिकुलर, ये लाइन है और ये Q से पास कर रहा है परपेंडिकुलर है, तो बेटा क्या वो प्लेन ऑफ कोर्स P से भी पास करेगा? अरे करेगा ही करेगा ना यार। सोच के देखो, ये लाइन थी, ये लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है, ये इसकी इमेज है। अब एक प्लेन को हमें इस पॉइंट से पास कराना है इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो ऐसे ही बनेगा ना यार वो प्लेन, सीधा ऐसे। अब वो ऐसे बनेगा तो वो P से भी पास करेगा और Q से भी पास करेगा, तो दैट मीन्स द प्लेन इज पासिंग थ्रू P पॉइंट एंड Q पॉइंट। तो इस लाइन के जो DRs हैं, इस लाइन के जो DRs हैं, क्या वो प्लेन के नॉर्मल हो जाएंगे? नॉर्मल के DRs हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो 2, 1, 1 विल बिकम द normal of the become the DRs of the normal of a plane, and the plane passes through 2, 3, -1। तो मैं डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म यूज करता हूं ना यार, 2 टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस z टाइम्स c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन आ रही है, ठीक है ना,
2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वो प्लेन किस पॉइंट से और पास करता है। दैट्स इट, यू हैव टू चेक द ऑप्शंस, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन दिस एंड चेक कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। इफ यू पुट 1 2 2 यू कैन सी दैट इट इज सेटिस्फाइंग द प्लेन। ठीक है, ऐसे ही आप कोई दूसरा पॉइंट रखोगे तो आप देखोगे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, ए ऑप्शन, 1 ऑप्शन जो लिखा हुआ है विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट, लॉजिक से सोचो। अगर आप इसमें इमेज निकालने पे लग जाओ, इमेज से फिर क्यू पॉइंट निकालो, फिर वो सब लोगे तो टाइम वेस्ट होगा बेटा। नहीं निकालना हमें क्यू पॉइंट, हम डायरेक्टली पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगेन लिमिट एज अ सम बोल सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट एज अ सम अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं, उस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक फंक्शन है एफ एक्स, हमें डिफाइंड एक्स प्लस 1, तो हमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसको जनरलाइज्ड वे में लिखे, सिग्मा की नोटेशन में लिखे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय एन इंटू एफ ऑफ, इंटू तो क्या सिग्मा आएगा बेसिकली, है ना, देयर विल बी सिग्मा हियर, r इज इक्वल्स टू 1 नहीं 0 0 0 से कहाँ तक आएगा, लेट से 5r बाय n लिख सकता हूँ मैं इसे, n माइनस 1 तक, 0 1 2 3 रखूंगा, 5 के मल्टीपल्स ऊपर चल रहे हैं, ये इसका जनरल टर्म बन गया। 1 अपॉन n कन्वर्ट हो जाता था dx में, सिग्मा इंटीग्रेशन में r इनिशियल अपॉन n करेंगे 0, r फाइनल अपॉन n करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम f ऑफ 5x dx। बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, और fx हमें पता है तो f ऑफ 5x तो पता ही है, f ऑफ 5x कितना हो गया 5x प्लस 1, दैट्स इट, 0 से 1 में 5x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है, इतना सा ही करना था। इसलिए ये भी मैं क्वेश्चन टफ नहीं मानता हूँ। अगर आपने लिमिट एज अ सम अच्छे से रिवाइज करके गए थे तो ज़रूर ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था सॉल्व भाई। इंटीग्रेट किया 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, 0 से 1 लिमिट डाली, आंसर निकाला 7/2, आंसर मार्क किया, खटाखट 7/2, काम खत्म। अगेन इजी एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ कैलकुलेशन हैं, कुछ आसान भी हैं। तो ये सेक्शन वो वाला सेक्शन होता है जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन बी में हो सकता है कई बार चॉइस थोड़ी सी गलत हो जाए तो हम टफ क्वेश्चन पे अटक जाएं, बट ऐसा सेक्शन बी में आपको मानना होगा कि ऐसा पेपर तो अब अपन को मिलेगा कि हमें टफ चॉइसेस इंटीजर में मिलेंगी, टफ या कैलकुलेटिव भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस कम टू सेक्शन बी नाउ। ओके बच्चों, अब हम आते हैं हमारे सेक्शन बी पे, जो कि होता है इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन, अगर आप ये करने बैठे, आपने ये सेलेक्ट किया 10 में से कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा, तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे। इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, सो मेनी थिंग्स दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू कैलकुलेट इट। इनवर्स के कंसेप्ट भी हैं, इंटीग्रेशन भी अच्छा मिसलेनियस में जो हम पढ़ते हैं वो हमें करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट अस सी द सोल्यूशन। सीखने के लिए हम सोल्यूशन जरूर देखेंगे, पर मैं सजेस्ट करता हूँ अगर मैं होता तो उन 10 में से टेस्ट के टाइम पर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट शायद नहीं करता। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू बी क्विक ऑल्सो, आई हैव टू बी एक्यूरेट ऑल्सो। तो ऐसा क्वेश्चन ना करें जिसमें हमें टाइम भी ज्यादा लगे, जबकि ऐसे क्वेश्चंस इस सेक्शन में हैं ऑलरेडी जो हम कम टाइम में ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज ऑल द स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट। सो द क्वेश्चन इज, द कर्व is given by the solution of a differential equation. As simple as that, we have to simplify this differential equation. So it is an inverse function, cos of cos inverse. So we will be starting by assuming theta is equals to cos inverse e raised to the power minus x. Of course theta will be positive because e की power minus x is input जो है वो positive है, तो कहीं पर भी हर चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कहीं कोई प्रॉब्लम एज सच मुझे आएगी नहीं। सो व्हाट बिकम्स cos थीटा e की पावर माइनस एक्स, दिस इज cos थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ से cos थीटा बाई 2 निकालने की कोशिश करता हूँ। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज e की पावर माइनस एक्स, और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। सो cos थीटा बाई 2 विल बिकम रूट ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। सो this becomes, or
or you can write it as root over 1 plus e की power x upon 2 times e की power x. This is cos theta by 2. Now this is cos theta by 2. तो cos theta by 2 dx root over 1 plus e की power x upon 2 e की power x dx is equals to root over this I can write as e की power x plus 1 into e की power x minus 1 dx dy, sorry. So root e की power x plus 1 से root e की power x plus 1 will get cancelled. So dx upon 1 by root 2 root 2 into under root e की power x into under root e की power x minus 1 will become dy. यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया भाई? इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी ए माइनस बी लिखा, ये फैक्टर कट गया, x वाली सारे जो टर्म्स हैं एक तरफ लिया है dx के नीचे. आप सोल्यूशन में देखेंगे, आपको सोल्यूशन में यहीं तक ये जो मैंने इतना स्टेप्स इधर लिखे हुए हैं सब करके बता दिया, यहाँ तक पहुँच गए. अब इंटीग्रेट करना है, सोल्यूशन सॉल्व करना है. e की पावर x को मैंने t माना. e की पावर x को अगर हम t एज्यूम करते हैं, सो वी विल गेट dt by dx as e की पावर x, replacing it dx as dt e की power x, that is t, t upon under root t square minus t is equals to root 2y. Now this is linear into root quadratic form. Linear into root quadratic के लिए हम t को 1 by z रखते हैं. So that is what I am doing. I will put t as 1 by z. dt will become minus 1 upon z square dz. Replacing it in place of t 1 by z and जहाँ जहाँ dt आ रहा है is minus 1 by z square dz. I'll get integral as थोड़ा सा, that is what I am saying. यहाँ पर ये स्टेप भी क्रूशियल है भाई, ठीक है ना. तो इसके कारण ये लेंदी होता है क्योंकि एकदम स्टैंडर्ड इंटीग्रल में नहीं बन रहा बच्चों ये, ठीक है. स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है. तो प्रोवाइडेड आपने प्रैक्टिस करी है, आपको याद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज आप करके गए अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा तो यहाँ अटक सकते हैं. सो दैट वाज आई वाज सेइंग कि लेंदी है, कैलकुलेटिव है, ठीक है. सो एनीवेज लेट अस प्रोसीड फर्दर. तो हमने जैसे ही रिप्लेसमेंट करा बेटा, माइनस डी जेड अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जेड इक्वल टू रूट 2y. अब नाउ दिस इज वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. 1 माइनस जेड की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, 1 माइनस जेड की पावर हाफ अपॉन हाफ. सो इट विल बिकम लाइक दिस, रूट 2y. z को रीसब्स्टिट्यूट एज 1 बाई टी एंड t was e की पावर x. तो ऑन सब रीसब्स्टिट्यूटिंग एंड रीसब्स्टिट्यूटिंग फाइनली यू विल रीच टिल दिस इक्वेशन. ये स्टेप अपन को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने होंगे, आप करके देखिए. जैसा जैसा जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने चीज़ें हैं यहाँ तक आपको बता दिया. इधर e की पावर x को t माना, सब्स्टिट्यूटेड, देन t को 1 बाय z माना, सब्स्टिट्यूटेड एंड इंटीग्रेटेड, देन रीसब्स्टिट्यूट z एंड t एंड रीच टिल दिस इक्वेशन. नाउ यूज द इनिशियल कंडीशन विच इज गिवन. इफ इट इंटरसेक्ट y एक्सिस एट y इक्वल्स टू -1, मतलब x को 0 रखने पे y -1 है, x को 0 रखने पर y इज -1 क्योंकि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हमें c की वैल्यू रूट 2 मिल जाती है एंड इट ऑल्सो पासिस थ्रू अल्फा कॉमा 0. सो हमने x को अल्फा रखा, y को 0 रखा. सो वील गेट 2 टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा की पावर 1 बाई 2 इज रूट 2. स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा इज 1 बाई 2. ई की पावर माइनस अल्फा इज 1 बाई 2, तो ई की पावर अल्फा इज 2. ई की पावर अल्फा ही हमसे पूछा था इंटीजर टाइप, तो आंसर विल कम आउट टू बी 2. ठीक है बच्चों. सो दैट इज़ हाउ यू विल प्रोसीड. जैसा मैंने कहा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, तो अगर हम इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस पिकअप करें तो इसको नहीं करते तो हमारा टाइम बचता. बट स्टिल आई हैव रिटन द सोल्यूशन, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों. ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ. जो पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस याद है इंटीग्रेशन में हमें इंटीग्रेट करना होता है, नीचे काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, तो हम a अपॉन लीनियर होते हैं तो a अपॉन एक्स प्लस अल्फा, b अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस बीटा ऐसे कर देते हैं एंड देन वी प्रोसीड. वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन है. पर एक प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी जो लगी, एनटीए ने इसमें दिया था k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यहाँ पर उन्होंने k इक्वल्स टू 0 से जो है सीरीज चला रखी है. सो ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इसमें, क्योंकि k नेचुरल नंबर दे रखा था और सिग्मा में वो k 0 से 20 तक लेके जा रहा है. तो अगर अपन k इक्वल्स टू 0 से 20 तक करते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मान ले ये डेटा नहीं दिया हुआ,
तो आंसर जो एनटी ने दिया वो हमारा मैच करेगा। पर अगर हम के को नेचुरल नंबर मानते हैं तो यहाँ के 0 की बजाय 1 से स्टार्ट करेंगे तो आंसर हमारा अलग हो सकता है, ठीक है। सो आई डोंट नो, लेट अस सी, एंड दिस इज अल्फा, सॉरी दिस इज अल्फा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। सो लेट अस सी क्या हमारा जो है आंसर आता है, कैसे हम करते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ एंड लेट अस सी व्हाट डज एनटीए डज इन दिस क्वेश्चन, वेदर अपन चैलेंज करके वो बोनस देता है नहीं देता है, that is to be seen. So let 1 upon this whole term is sigma this sigma this is, let us start from k is putting 0 upon alpha plus a1 upon alpha plus 1 plus a2 upon alpha plus 2, and somewhere around in the middle I'll get a14 upon alpha plus 14, and finally I'll get a20 upon alpha plus 20. So if I take LCM here, I'll get alpha into alpha plus 1 into alpha plus 2, and बीच में कहीं ना कहीं alpha plus 14, alpha plus 15 and so on till alpha plus 20 आ जाएगा। यहाँ A0 आएगा, A0 के साथ बहुत सारे अल्फ़ा को छोड़कर सारे फैक्टर्स आएंगे। ऐसे ही A14 में आप बताएंगे अल्फ़ा प्लस 14 को छोड़ के सारे फैक्टर्स आएंगे। अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा प्लस 1 आएगा एंड सो ऑन अप टिल अल्फ़ा प्लस 13 भी आएगा। अल्फ़ा प्लस 14 नहीं आएगा, अल्फ़ा प्लस 15 आएगा एंड सो ऑन अप टिल अल्फ़ा प्लस 20 तक आएगा एंड सो मैनी टर्म्स न्यूमरेटर में होंगी। बेसिकली मैं पहले आपको A14 कैसे निकालना है वो सिखा दे रहा हूँ, एक पैटर्न समझा दे रहा हूँ। A14 आ जाएगा तो हम A15 और A13 जिसकी ज़रूरत होगी उसी पैटर्न से हम निकाल लेंगे। तो अगर हमें A14 चाहिए, नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अप टिल अल्फा प्लस 20। सो दिस फैक्टर गेट्स कैंसल्ड। याद आ रहा है आपको, कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस में हम ऐसे करते थे। नाउ इफ़ वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ A14, अगर मैं अल्फ़ा को बच्चों -14 रख दूं, अल्फ़ा को -14 रख दूं, तो बेटा वो जो अल्फ़ा प्लस 14 है वो A14 के अलावा सब में फैक्टर में होगा, सबके प्रोडक्ट में होगा। A0 के साथ भी अल्फ़ा प्लस 14 है, A1 के साथ भी है। तो जैसे ही मैंने अल्फ़ा को -14 रखा, सब 0 हो जाएंगे। यहाँ न्यूमरेटर में सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा जिसमें मैंने अल्फ़ा को -14 रखा हुआ है। तो A14 की आप वैल्यू बताएंगे कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन -14 इंटू -13 इंटू -12 एंड अप टिल अल्फ़ा को 14 रखने पे 6 तक आ रहा है। तो अगर अपन इसमें नेगेटिव टर्म्स देखें बच्चों, तो नेगेटिव टर्म्स इवन बार आएंगे, -14 से -1 तक, तो सब माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 1 अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या बच्चों? क्या ये A14 की वैल्यू होगी? क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझा दूं, हमने यहाँ LCM लिया, LCM लेने के बाद A14 के नीचे जो फैक्टर है वो छोड़कर बाकी सब A14 से मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये मैं तब कर रहा हूँ जब मैं नेचुरल नंबर ना मान के यहाँ जो 0 लिखा है वहीं से शुरुआत करूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ और अल्फ़ा को -14 रखता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस 14 फैक्टर हर कोफिशिएंट के साथ था। अल्फ़ा को -14 रखने पे सब 0 हो गए, तो यहाँ से A14 की वैल्यू आ गई। -14, -13, -12 से लेके -1 तक इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो माइनस 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 इवन बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन के 1 से 14 का प्रोडक्ट हो जाएगा 14 फैक्टोरियल और 1 से 6 तक का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 14 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। यही चीज़ यहाँ पर भी डायरेक्ट हमने लिख दी है। ऐसे ही A15 अगर आप निकालेंगे, अल्फ़ा को -15 रखेंगे, तो आप सोच सकते हैं अल्फ़ा प्लस 15 के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर A15 के साथ क्या क्या आएगा बच्चों? अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1 से लेकर सब कुछ, अल्फ़ा में -15, -14 ऐसे सब रखेंगे और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा बच्चों? 5 तक जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर हम इसे देखें, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो -15 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ऐसे ही A13 -1/13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा। नाउ जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज, we have to put these values here, A14 upon A13, you can write it as A14, हाँ ये लिखा हुआ है A14 by A13 plus A15 by A13, so A14 upon A13 अगर आप निकालेंगे तो the value will come out to be, भाई जैसे मैं कहता हूँ ये ऊपर चला जाएगा तो -13 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल से 14 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, तो -12 आ जाएगा।
दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो जाती है इस स्टेप पर। तो +1/5 का होल स्क्वायर, व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी गेट द आंसर एज 9। बट जैसा मैंने बताया, लेट अस सी व्हाट डज NTA डज इन दिस। वो जो नेचुरल नंबर और जीरो का है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं क्लास के अंदर। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन फॉर यू फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आपने शीट करी है, मॉड्यूल करी है, तो आपको ये क्वेश्चन हमारे शीट मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 में मिल जाएगा, क्लास नोट्स में भी मिलेगा। क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट वो मैं आप सब बच्चों को समझा देता हूँ। जिसने नहीं देखा है ऐसा क्वेश्चन ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आए। एक फंक्शन 0 से 4 और ऑल रियल वैल्यूज तक के लिए डिफाइंड है। डोमेन है 0 to 4 और डिफाइन कैसे है, जब x 0 से 3 है तो फंक्शन एक क्यूबिक है t³ - 6t² + 90 - 3। अच्छा, यहां पर t 0 से लेकर x तक वेरी कर रहा है, x हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा पहला काम होगा बच्चों इस क्यूबिक का ग्राफ खींचना, x³ - 6x² + 9x - 3 का। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं कितना आएगा बच्चों, 3x²। मैं समझाता हूं कि क्यों हम ये कर रहे हैं। 3 टाइम्स x² - 4x + 3, 3 टाइम्स x - 1 इंटू x - 3, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं क्यूबिक देखूं, क्यूबिक का ग्राफ देखूं, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नीचे से स्टार्ट होता हुआ आएगा। सबसे पहला इसका मैक्सिमा का पॉइंट आएगा 1 पर, 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9, 10, 1 के बराबर है। और 3 रखने पर फंक्शन की वैल्यू, 3 रखने पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट यू कैन चेक। सो दिस इज मैक्सिमा एट 1, मिनिमा एट 3 एंड द फंक्शन का ग्राफ गोज लाइक दिस। दिस इज x = 1, 1 पर आउटपुट इज 1, 3 पर वी कैन पुट x as 3 एंड देन वी कैन चेक। 3 पर जैसा कि अगर आप देखेंगे f(3) कैलकुलेट कर रखा है मैंने, -3 आ रहा है, ठीक है। वो आप चेक कर लीजिएगा। x को 3 रखकर, 3 रखने पर आउटपुट इज कमिंग आउट टू बी -3, राइट। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो -3। तो अगर थोड़ा सा ग्राफ बढ़िया अगर बना देता हूं लाइक दिस, क्योंकि x को 0 रखने पे भी आउटपुट -3 ही आ रहा था। दिस इज द ग्राफ। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ x फ्रॉम 0 to 3, 0 से लेकर 3 तक की हम बात कर रहे हैं। मैंने x की वैल्यू 0 से शुरू करी और थोड़ी सी बढ़ाई। मान लीजिए x लेट से यहां तक मैं पहुंचता हूं, ठीक है। t कहां से कहां तक है बेटा, 0 से इस पॉइंट तक। x आज मान लीजिए अल्फा है, तो t जो होगा वो 0 से अल्फा के बीच में होगा। तो 0 से अल्फा के बीच में एट x = 0 जो पॉइंट है फंक्शन का, जो आउटपुट है फंक्शन का, वो ही उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एक पॉइंट है। अब मैं जैसे ही थोड़ा सा भी आगे बढ़ा, किसकी वैल्यू बढ़ाई, x की वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब t की वैल्यू 0 से इस पॉइंट तक बढ़ती हुई जा रही है, t की वैल्यू 0 से इस पॉइंट तक बढ़ रही है। तो इसका मतलब ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो पॉइंट मेरा आउटपुट का आता जा रहा है, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, जो मेरा पॉइंट आता जा रहा है, क्या वो ही 0 से लेकर उस पॉइंट तक की मैक्सिमम वैल्यू होती जा रही है। सो जब मैं मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन की बात करूंगा, मैं अलग से अगर इसका ग्राफ बनाऊं, मैं अलग से वो जो मैक्सिमम वाला है उसका ग्राफ अगर आपको बोलूं कि ग्राफ बनाना है, तो क्या होगा बच्चों, उसका जो ग्राफ है 0 से जब तक कि मैं 1 पर नहीं पहुंच जाता, 0 से जब तक मैं 1 पर नहीं पहुंच जाता, x जैसे ही 1 होगा इस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई। अब मैं x को आगे भी बढ़ाऊंगा। अब t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, मान लीजिए t जो है x 1 से बड़ा हो गया, 0 से इधर तक t की वैल्यू 0 से इधर तक जब है, 0 से इधर मतलब ये कुछ भी मान लो यार, x1 है मान लो, तो जब t 0 से x1 है तो फंक्शन का उस इंटरवल में इधर से लेकर इधर तक मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, वो अटेन हो चुकी है।
और क्योंकि हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी है, तो आफ्टर दिस पॉइंट आवर फंक्शन विल बिकम अ कांस्टेंट फंक्शन. माय फंक्शन विल बिकम अ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज 1. और अब आप x को कितना ही बढ़ाओ, x जब तक 3 तक जाएगा, हम 0 से, क्योंकि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से लेकर आगे तक मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की अब 1 ही रहने वाली है, ऐसे समझो. तो ये अब 3 तक जब मैं जाऊंगा, 3 पे उधर क्लोज है ना, हाँ 3 पे क्लोज है, तो यहाँ 3 तक फंक्शन यही रहेगा. एंड आफ्टर 3 द फंक्शन बिकम्स 4 माइनस एक्स. 3 इधर रखूंगा तो 1 ही आएगा, एंड 4 माइनस एक्स द लाइन विल बी टिल 4 विल बी समथिंग लाइक दिस. 4 पे अगर मैं जाऊंगा, क्लोज करूंगा तो 0 हो जाएगी. दिस लाइन इज 4 माइनस एक्स, दिस इज 1, एंड दिस इज नथिंग बट fx itself. 0 से 1 तक द फंक्शन इज fx itself. तो 0 से 1 तक फंक्शन इज fx itself, 1 से 3 तक 1, एंड 3 से 4 तक द फंक्शन इज 4 माइनस एक्स. दिस बिकम्स gx. ग्राफ आप देख रहे हैं कंटिन्यूस तो है, डेरिवेटिव कर लीजिए. fx का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, ये मैंने किया था यहाँ पर ही. तो 0 से 1 तक द डेरिवेटिव इज 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3. 1 का डेरिवेटिव 0, 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 इन द रिस्पेक्टिव इंटरवल्स. सो नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, 1 पर चेक करिए. 1 पर g डैश एक्स 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो डिफरेंशिएबल. 3 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है. वैसे भी ग्राफ में आप देख रहे हैं शार्प कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पर ये स्मूथ है, ठीक है, यहाँ शार्प कॉर्नर है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 3. ग्राफ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, इतना आपको जरूरत नहीं है. सो द क्वेश्चन वाज सेइंग then the number of points where it is non-differentiable is 1. So our answer comes out to be 1. Clear है, समझ में आया क्या मैक्सिमम का मतलब होता है, ये अपन को समझना है. तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, नहीं किया हुआ तो ध्यान से कंसेप्ट को सीखिए. ऐसे क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस करिए मॉड्यूल में से या क्लास नोट्स में से, है ना, एंड देन यू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैट्रिसेस का प्योर एक्सक्लूसिवली मैट्रिसेस का क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट्स की. सबसे पहले हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3x3 जिसके एलिमेंट्स हमें डिफाइन कर रखे हैं गिवन डेफिनेशन से. तो बहुत सिंपल है, i लेस देन j, 3x3 का i j की वैल्यूज रखकर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स. हमने वो मैट्रिक्स बना लिया. जैसे ये होता है a11, i को 1 और j को 1 अगर हम रखेंगे, i को 1 और j को 1, i और j इक्वल है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया. फिर i12 i लेस देन j, तो यहाँ पर i j रखते जाइए, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, यू विल गेट अ मैट्रिक्स लाइक दिस. इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं. आई होप डिटर्मिनेंट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. हमने फाइंड कर लिया. अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ, ये जो 2a इनवर्स है मैं इसको थोड़ी देर के लिए बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स. सबसे पहले ये एडजॉइंट बी एक मैट्रिक्स था 3 ऑर्डर का जिसको एक कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई किया है. तो 3 मैट्रिक्स की हर एलिमेंट में मल्टीप्लाइड था. जब हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं बच्चों, तो डिटर्मिनेंट में से जब हम कांस्टेंट बाहर निकालते हैं तो हर रो में से एक एक करके बाहर निकालते हैं. तो दैट मीन्स ये 3 कितनी बार बाहर आएगा, क्योंकि 3 क्रॉस ही का था तो 3 बार बाहर आएगा, और एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट बचेगा. 3 क्यूब इंटू एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर, n माइनस 1 होता है. n ऑर्डर 3 है तो मैंने डायरेक्टली 2 कर दिया. नाउ 3 क्यूब इंटू व्हाट वाज द बी मैट्रिक्स, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a इनवर्स का होल स्क्वायर. नाउ a इनवर्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अगेन 2 विल कम आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट 3 टाइम्स. तो 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ऑलरेडी था, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स का स्क्वायर. एंड आई होप यू नो द प्रॉपर्टी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. So this will become 3 cube into 2 की पावर 6 into 1 upon determinant a का whole square. Determinant a already calculated as 4. Just substitute the values. There. Determinant of a is 4. 4 का square 16. And simplify it. You will get the answer as 108. ये वो क्वेश्चन जो जरूर से आपको करना चाहिए था अटेम्प्ट इन इंटीजर टाइप में से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वेक्टर्स रोटेशन ऑफ वेक्टर सिंपल सा है, कुछ नहीं. p ग्रेटर देन 0
अ वेक्टर v2 इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ वेक्टर v1। वैसे तो हमें पता है कि यार रोटेशन ऑफ वेक्टर हम कैसे करेंगे, रोटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे, पर नहीं करना, हम तो डॉट प्रोडक्ट से कर लेंगे भाई। थीटा एंगल से v1 को रोटेट किया काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें v2 वेक्टर मिल गया। टैन थीटा अगर इसके बराबर है तो अल्फा क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले v1 को रोटेट करके v2 तक आए तो क्या मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का v1 का और v2 का इक्वल होगा? यस सर। तो मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस p1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 3p स्क्वायर प्लस 1। पहली चीज़ मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, p की वैल्यू 2 और -1 आ गई। p -1 क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि p ग्रेटर देन 0 है, तो p की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही p की वैल्यू 2 आई, क्या मुझे दोनों वेक्टर्स पता पड़ गए? दोनों वेक्टर्स पता पड़ गए तो क्या मैं डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा निकाल सकता हूँ? यस सर। तो मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 आई गेट cos थीटा। तो जस्ट p तो रख ही दिया था, v1 डॉट v2 अपॉन मैग्नीट्यूड किया तो cos थीटा की वैल्यू आती है बच्चों 4 रूट 3 प्लस 3 अपॉन 13। cos थीटा पता है तो क्या tan थीटा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाएंगे सॉरी, और tan थीटा तक पहुंच जाएंगे। स्क्वायर रूट में कुछ ऐसा आता है बट नो इश्यूज, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 रूट 3 माइनस 2। सो व्हेन यू विल कंपेयर इट tan थीटा विद अ गिवन data alpha root 3 minus 2 upon 4 root 3 plus 3, you will get the value of alpha as 6। alpha ही पूछा था, so answer for this question will become 6। again not a tough question, करना चाहिए था थोड़ा सा कैलकुलेशन, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कैलकुलेशन हम करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पैराबोला, या आप इसको वो भी मान सकते हैं, वो होता था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स, टैंजेंट नॉर्मल्स में भी पढ़ते होंगे आप, दो कर्व्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अलोंग द कॉमन नॉर्मल, करेक्ट। तो इफ अ पॉइंट ऑन अ कर्व, दिस इज अ पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x इज नियरेस्ट टू अ पॉइंट 3,3/2, यू कैन चेक 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 नेगेटिव आ रहा है, s1 नेगेटिव आ रहा है, so that means the point lies inside the parabola 3,3/2, ठीक है, and the point on the curve is alpha comma beta, then we have to find 2 times of alpha plus beta. So of course if this is the shortest distance, then this has to be the normal of a parabola, and I hope you know the parametric equation of a normal of a standard parabola. Y square is equals to 4ax, that is y plus tx equals to 2at plus at cube. You just substitute the values, you write the equation of a normal, and this normal passes through a point q, जो मैंने आपको बताया q point मतलब this, let us take a q point 3,3/2। तो जैसे ही अगर हम इस नॉर्मल को tx y प्लस tx इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब को इधर से पास कराएंगे, कहाँ से? 3,3/2 से, यस, x को, तो 3t प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3t प्लस 3/2 t क्यूब, 3t गॉन, 3/2 गॉन, t क्यूब इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल आती है, t1 आ जाता है। t जैसी 1 आता है, क्या हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट जाते हैं, क्या होते हैं भाई? at स्क्वायर कॉमा 2at। तो जैसे ही at स्क्वायर कॉमा 2at के अंदर हमने t को 1 रखा, हमें अल्फा और बीटा मिल जाएगा। अल्फा आ जाता है 3/2, बीटा आ जाता है 3, अल्फा बीटा आ जाता है, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाता है 9। ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है भाई, ये p पॉइंट अल्फा बीटा आपने पता है, at स्क्वायर कॉमा 2at। a कितना है? 4a कितना है? 6 के बराबर, 4a 6 है तो a कितना है बच्चों? 3/2, दैट्स इट। t1 आ जाता है, a 3/2, तो 3/2 कॉमा 3 p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट एंड आउट लिमिट्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिसको हम सीरीज एक्सपेंशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0, 10 दे रखा है, अगर ये लिमिट 10 के बराबर है तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर x को, जो भी स्टैंडर्ड हमें लिमिट्स दिखती हैं उनको एडजस्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये लिमिट तो हो जाएगी 1। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि x क्यूब आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर x क्यूब तक आना चाहिए। तो अल्फा x e की पावर x का एक्सपेंशन
1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक एक्स क्यूब आएगा, माइनस बीटा लॉग एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स. No need to expand it further upon x cube. Now if this limit exists तो x cube से छोटे जितने x की टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए. तो भाई x का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा आप चेक कर लो. यहाँ से आएगा अल्फा, x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा बच्चों माइनस बीटा, यहाँ से x का कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए जीरो. पहली इक्वेशन बन गई. क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी भाई जीरो होना चाहिए? बिल्कुल. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस बीटा बाय 2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस गामा आ जाएगा. तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा जीरो होना चाहिए. अल्फा और बीटा इक्वल ही है, आप चेक कर सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा अल्फा इक्वल टू बीटा, सेम वही प्रोसेस किया गया है. और तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी बच्चों? तीसरी मिलेगी जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा, एक्स क्यूब कटेगा और वो होगी वैल्यू लिमिट के बराबर. तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस गामा. अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस गामा इज 10. तो दैट एज सिंपल एज दैट. अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसमें रख दो अल्फा और बीटा, अल्फा की जगह बीटा, इसमें रख दो अल्फा की जगह बीटा, तो यू विल गेट टू इक्वेशंस इन बीटा एंड गामा. just simplify it and get the values of alpha, beta and gamma. Alpha comes out to be 6, beta is also alpha के बराबर तो 6 and gamma comes out to be 9. Alpha plus beta plus gamma comes out to be 3. That's all in this question. Again, I don't think it's a tough question. थोड़ी सी कैलकुलेशन बट इतना अगेन एक्सपेक्टेड रहेगा बेटा मैथ्स के पेपर में कि आप कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है. सो जस्ट वी हैव एक्सपैंडेड इट. डिनोमिनेटर में क्योंकि एक्स क्यूब था तो न्यूमरेटर में जब तक एक्स क्यूब के टर्म नहीं आते तब तक हम एक्सपेंशन करेंगे. ठीक है. और एक्स क्यूब से छोटे टर्म्स एक्स की जो पावर्स है, एक्स क्यूब से छोटी एक्स की पावर्स के कोफिशिएंट्स को जीरो करेंगे फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट. Next question, the number of solutions of the equation, out and out again log equations का question है. So हमें इस equation के number of solutions find करने हैं. अगर आप 2x square plus 7x plus 5 देखेंगे तो इसके factors हो जाएंगे बच्चों 2x square plus 2x plus 5x plus 5. बहुत अच्छे. 2x plus 5 into x plus 1 factors of this. तो ये जो log है बच्चों इसको मैं log ऑफ m इंटू एन अगर लिखूं तो log m प्लस log n, बेस में x प्लस 1 है, नंबर 2x प्लस 5, और जब नंबर और बेस सेम होंगे तो इट विल बिकम 1. ठीक है. कीपिंग डोमेन इन माइंड, अभी तो सॉल्व कर रहे हैं. डोमेन इन माइंड मतलब x प्लस 1 हैज़ टू बी पॉजिटिव, x प्लस 1 इज नॉट नेगेटिव. वील सॉल्व द इक्वेशन एंड we'll check the values of x obtained by putting it in the equation कि कोई रिजेक्ट तो नहीं हो रही. यहाँ से x प्लस 1 के होल स्क्वायर को 2 नीचे उतार सकता हूँ. मॉड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि जो भी x आएगा उससे x प्लस 1 पॉजिटिव होना ही चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन बेस. सच क्वेश्चन, सच फॉर्मेट का क्वेश्चन एक बार एडवांस में काफ़ी पहले पूछा जा चुका है बेटा. ठीक है. प्लस 2 टाइम्स log, now the base is 2x plus 5 and the number is x plus 1 is equals to 4. I'll take minus 4 on the other side. x already positive question में भी दे रखा है. Now you can see that these two numbers are reciprocal of each other because number और base interchange है. एक को t मानो, दूसरा will become 1 by t. You will get a quadratic equation. That's what I have done here. You will get a quadratic equation. Solve the values of t. You will get t as 1 and 2. एक एक करके t की वैल्यू पहले 1 रखा तो x प्लस 1 इज 2x प्लस 5, x इज माइनस 4. आउट एंड आउट रिजेक्ट, x पॉजिटिव वैसी क्वेश्चन में दे रखा है. व्हेन t इज 2 log बेस x प्लस 1 2x प्लस 5 इज 2 तो 2x प्लस 5 इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर. यू विल सिंपली गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक भी सिंपल. x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस 2 एंड माइनस 2. अगेन माइनस 2 इज रिजेक्टेड. x को 2 चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है. बेस पॉजिटिव नॉट 1, नंबर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव, आउट एंड आउट करेक्ट. So x equals to 2 is the only one value which is satisfying it. So the number of solution is 1. कई बार जल्दबाजी में 2 लिख देते हैं कि x की वैल्यू 2 आ रही है. क्वेश्चन पढ़ें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. सच केयरलेस मिस्टेक्स cannot be done
in any of the exams, whether it's a JEE Mains or whether you are giving a test at a home, ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस, इन चीज़ों का। वन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, a good question again based on sequence and series, ठीक है। What we have been given, an terms n varying from 1 to infinity, that means there are infinite number of terms of a sequence जिसका first term भी 1 है, second term भी 1 है, and there is a relation between the terms for n greater than 1 as an plus 2 equals to 2an plus 1 plus an. Then what is the value of, question is asking 47 times sigma an upon 2 raised to the power 3n, or you can say that an upon 8 raised to the power n, sigma n is equals to 1 to infinity, ठीक है। Okay, okay, now if I use this equation, right, an plus 2 is this, मैंने ये जो है बेटा इसको थोड़ी देर के लिए p एज्यूम कर लिया, देखें आप यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए p एज्यूम कर रखा है, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जब जा रही है। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड 8 से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे an प्लस 2 अपॉन 8a की पावर n 2an प्लस 1 अपॉन 8a की पावर n प्लस an अपॉन 8a की पावर n मिलेगा बच्चों। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको 64 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ 8 स्क्वायर से, तो 64 अपॉन 8 स्क्वायर जो है वो पावर में मैंने एडजस्ट कर दिया बच्चों, ठीक है ना। 8 स्क्वायर जो है वो मैंने पावर में एडजस्ट कर दिया, तो 8 की पावर n प्लस 2। अच्छा, इस वाली टर्म को बच्चों मैंने एक बार 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो 8 टू ज़ा 16 अपॉन 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस इसको एज इट इज रहने दिया, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग सिग्मा ऑन बोथ द साइड्स। इफ दीस आर इक्वल तो इनका सिग्मा, टर्म्स आर इक्वल तो इनका सिग्मा भी इक्वल हो जाएगा। तो 64 कॉमन आया, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an प्लस 2 अपॉन 8n प्लस 2, 16 टाइम्स जो भी लिखा हुआ है सिग्मा सिग्मा चढ़ गया। अब ये जो है ना बेटा an प्लस 2 अपॉन 8 रेज टू द पावर n प्लस 2, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होगी, a3 अपॉन से शुरुआत होगी। तो क्या इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या फ़र्क है, बता सकते हैं? क्या ये वाली टर्म जो होगी बच्चों, ये इसमें से फर्स्ट और सेकंड टर्म, भाई इसमें a1 अपॉन 8 आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें a2 अपॉन 8 स्क्वायर आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, ये थर्ड टर्म से शुरुआत हो रही है। तो क्या मैं इसको p माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म लिख सकता हूँ? p माइनस फर्स्ट टर्म इज a1 बाई 8, सेकंड टर्म इज a2 अपॉन 8 स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये a2 अपॉन 8 स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, मतलब इस वाली टर्म में से एक टर्म कम थी, फर्स्ट टर्म, तो p माइनस a1 बाई 8 एंड दिस इज नथिंग बट p। तो आई गेट एन इक्वेशन what in terms of p itself। now a1 by 8 मतलब a1 क्या मेरे को 1 दे रखा है, खत्म बात, a1 की जगह 1 रख दिया, a2 भी 1 दे रखा है, a2 की जगह 1 रख दिया, तो ये कंप्लीट इक्वेशन p की टर्म्स में आ जाती है। और इस p की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व अगर मैं करता हूँ तो 47p की वैल्यू 7 आती है, 47p ही हमसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड करिए, फिर यहाँ पर ऊपर 64 बनाइए ताकि यहाँ n+2 लिखा है तो पावर में n+2 आ जाए, यहाँ an+1 लिखा है तो पावर में n+1 आ जाए, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, अप्लाई द सिग्मा, और इस सिग्मा में कौन कौन सी टर्म्स की कमी है, क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट ही करना है बेसिकली। तो पूरा इक्वेशन सिर्फ एक p की टर्म्स में आ जाता है जिसे हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। कंसीडर ट्राइंगल, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, जैसे ही सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC दिया है तो मेरा ध्यान जाना चाहिए कि कहीं ये कोई स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं है। स्पेशल ट्राइंगल होने के लिए राइट एंगल, इक्विलेटरल, ऐसा कुछ, क्योंकि सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना आसान नहीं होता भाई, तो उसके लिए स्पेशल ट्राइंगल होता है तो आसान हो जाता है। तो मैंने जैसे ही AB BC CA साइड लेंस फाइंड करी,
ए बी √45, बी सी √5 और ए सी आता है √50। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वाले फंडे को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो ये होगा राइट एंगल, ये होगी हाइपोटेन्यूज। और जो सर्कम सेंटर होता है क्या बच्चों, इसका मिड पॉइंट हो जाता है। दिस विल बी सर्कम सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन जो है सर्कम सेंटर से गुजरती है एंड बाइसेक्ट्स द लाइन बीसी, बीसी के मिड पॉइंट से, मतलब एसी और बीसी के मिड पॉइंट से एक लाइन जो गुजरती है उसका वो वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें तो वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आई विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी, दैट इज 1/2, 11/2 सर्कम सेंटर। आई विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ बीसी 2, 17/2, and using 2-point form I'll find the equation of line y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। जल्दी से फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन का ध्यान करा, लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करनी, मतलब x0 तो y कम्स आउट टू बी 9/2। क्वेश्चन के हिसाब से वो पॉइंट है 0, α/2, सो α/2 इज 9/2, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा कम्स आउट टू बी 9। ठीक है क्या, अल्फा कम्स आउट टू बी 9, सो our answer comes out to be 9। ठीक है बच्चों, so that was the solutions of your paper। I hope आप solutions ध्यान से खुद करके इफेक्टिव जो है आगे की अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसकी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करिए, इन क्वेश्चंस को दोबारा से करिए, ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू।